आज ये खास शो इसलिए क्योंकि आज इस खास शो के जरिए हम जिस शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं उन पर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं और नई जिम्मेदारियों के साथ साथ नई चुनौतियां भी राह तक रही हैं। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों से पार कैसे पाएंगे, इन्हीं का सवाल, इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में माफ कीजिए ऑनलाइन हालांकि जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत करते हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएच1 प्राइम पर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई एक नई जिम्मेदारी के लिए। नई पारी की शुरुआत आपने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर की है, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। नई चुनौतियां किस तरह से आपके रास्ते में दस्तक दे रही हैं? नहीं, चुनौतियों का सामना करने के लिए ही मुझे हाईकमान ने मुझे नेतृत्व सौंपा है हरियाणा प्रदेश का, और हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। और सबसे पहले हमारी चुनौती है संगठन को मजबूत बनाने की। जो पिछले 7-8 साल में हमारा संगठन नहीं बन पाया था, उसकी हमें कमी भी महसूस हुई चुनावों में, तो उसको सबसे पहले हमारा फोकस है कि हम बहुत जल्दी संगठन खड़ा करें। उसके लिए अभी हमने परसों DRO जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर हैं उनकी मीटिंग ली, और अभी DRO बनाए जा रहे हैं, और अभी हफ्ते 10 दिन में DRO की मीटिंग हो जाएगी। तो हमारे बूथ लेवल से, बूथ का, ब्लॉक का, जिले का और फिर प्रदेश का संगठन, हमें पूरी तरह से विश्वास है कि हम 3 महीने के अंदर अंदर ये सारी कार्रवाई हम संपन्न करा लेंगे, और हमारा पूरा एक संगठन बहुत मजबूती के साथ सड़कों पर होगा। जो भी हमारे दूसरे जो हमारे प्रकोष्ठ हैं, जहाँ पर भी वो रिक्तियां हैं, उन सबको हम बहुत शीघ्र ही इन्हीं 3-4 महीने के अंदर अंदर हम सबको पूरा करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। और जब नई चीज की, किसी चीज की शुरुआत होती है तो बहुत सारी आशाएं, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। लेकिन आप चूंकि अब प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, जाहिर तौर पर जिम्मेदारियां, चुनौतियों के साथ साथ अब संगठन को मजबूत करना, जैसे आपने कहा, एक बड़ी जिम्मेदारी है। गुटबाजी कांग्रेस में इस तरह से घर कर गई है, इसे कैसे दूर करेंगे? क्योंकि यही एक सबसे बड़ी चुनौती है जो सभी लोग देख पा रहे हैं, और इसी वजह से संगठन मजबूत नहीं हो पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है खुशबू जी। हमारे प्रदेश में किसी प्रकार की अब कोई गुटबाजी नहीं जी। और आपने देखा होगा कि 4 तारीख को जब हमने कार्यभार संभाला तो सारा किस तरह से जो 4 घंटे का सफर था वो 11 घंटे में पूरा हुआ। दिल्ली से चंडीगढ़ का लाखों लोग, जो युवा, पूरा सड़कों पर था इस सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ। जिस तरह से आज जो आहत है महंगाई से, बेरोजगारी से, आज जो सारे जो मुद्दे मुंबई खड़े हैं, जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है प्रदेश के अंदर, बिजली का हाहाकार मचा हुआ है, इन सारे मुद्दों से लेकर के लोगों में बहुत ज्यादा उत्सुकता है कि सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सारे संकल्प हैं। और पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस एकजुट है। कोई भी किसी भी तरह का अब कोई गुटबाजी हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं है। बिल्कुल सर, हालांकि हमें इस सवाल के जवाब की यही उम्मीद थी जो जवाब आपने दिया। लेकिन अभी हमने कुछ दिन पहले एक ट्वीट पढ़ा जो रणदीप सुरजेवाला, राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई बेहतर अध्यक्ष हो सकते थे। इसे गुटबाजी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने पूछा कि कुलदीप बिश्नोई के बारे में कि वो कैसे अध्यक्ष साबित होते, कि वो भी बेहतर साबित होते। उन्होंने मेरे बारे में कोई टिप्पणी नहीं की कि उदयभान जो है वो बेहतर साबित नहीं होंगे, या उन्होंने कोई मेरे ऊपर कोई टिप्पणी की। कुलदीप बिश्नोई के बारे में पूछा तो वो भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके एक अलग पृष्ठभूमि है, तो उनके बारे में पूछा प्रेस ने, तो उन्होंने कहा कि वो एक बेहतर साबित होते। उसको क्या गलत कह दिया? वो ये कह रहे थे कि भाई कुलदीप बिश्नोई बेहतर साबित नहीं होते। वो तो उन्होंने जो पूछा प्रेस ने, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि वो अगर उनको बनाया जाता तो वो बेहतर साबित होते। मेरे ऊपर कोई टिप्पणी नहीं थी जी। चलिए सर, संगठन को मजबूत करने की बात आप कह रहे हैं, हम तो छोटा सा इस सवाल एक आपसे पूछ रहे हैं कि कैसे आप मजबूत करेंगे? क्या इसको लेकर कोई रोड मैप है? नहीं, संगठन को मजबूत करने के लिए मैंने बताया, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर जो हमारे हैं, जो जिला के चुनाव कराएंगे, वो सारे स्टेट से बाहर के हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, राजस्थान से हैं, महाराष्ट्र से और दिल्ली से वो सारे बुलाए गए हैं।
और वो संगठन का हमारा जो बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से हमारे चुनाव कराएंगे, ब्लॉक के चुनाव होंगे, बूथ कमेटियों के चुनाव होंगे और फिर स्तर पर चुनाव होंगे, प्रदेश से फिर एआईसीसी डेलीगेट है। जी, तो तैयारियों की बात खैर आप कर रहे हैं, लेकिन एक फॉर्मूला सर इस दौरान हमें समझ नहीं आया। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, 4 कार्यकारी अध्यक्षों की भी जरूरत पड़ी, ये जरा समझा दीजिए हमें। अच्छा है, टीम की तरह हम सब मिलकर के काम करेंगे जी। सभी अलग अलग सारे उसके तरफ से लिए गए हैं, तो एक बहुत बेहतर हम समन्वय के साथ कार्य करेंगे और साथ चलेंगे मिल करके। और ये तो टीम वर्क है सर। अच्छा टीम वर्क बिल्कुल। मेरा सवाल ये था कि जरूरत क्यों पड़ी 4 कार्यकारी अध्यक्षों की? हाईकमान ने जो उचित समझा है नेतृत्व में, वो उन्होंने यही है कि भाई सभी को एक प्रतिनिधित्व मिले और सभी जो कॉर्नर पूरे हों और वो सहयोग करें साथ में। तो प्रदेश अध्यक्ष के सहयोग के लिए उन्होंने 4 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, तो एक और बेहतर काम हुआ है और बेहतर टीम के साथ में, बेहतर समन्वय के साथ में हम सब मिलकर के काम करें। जी सर, एक और सवाल यहाँ पर जो मुझे लगता है जरूरी भी है पूछना, आप आम आदमी पार्टी को क्या आप चुनौती मानते हैं? क्योंकि पंजाब का जो नतीजा आया वो सबने देखा, कांग्रेस में जो अंदरूनी गुटबाजी की वजह से जो नतीजा सामने आया वो भी सबके सामने है, उसका फायदा भी आम आदमी पार्टी को मिला। तो क्या ये हरियाणा में रिपीट ना हो, इसको लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? हरियाणा में आम को नहीं, आम तो यहाँ तो गुठली रहेगी, वहाँ आम कहाँ है यहाँ पर? वहाँ जो पंजाब में जो बात कर रहे थे, पंजाब में और परिस्थितियां थी, वहाँ पर तो ये विपक्ष में ये थे, विपक्ष के नेता भी ये थे, सबसे बड़ा अपोजिशन का दल इनका था, इनके पहले 4 मेंबर पार्लियामेंट भी वहाँ पर रहे, तो वहाँ की परिस्थिति दूसरी है। यहाँ पर तो पहले यहाँ भी चुनाव लड़े है। दिल्ली में जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने हरियाणा प्रदेश में सभी विधानसभा में और लोकसभा के चुनाव लड़े थे और 90 के 90 विधानसभा और 10 के 10 लोकसभा में जमानत जब थी कि एक भी कैंडिडेट इनका जमानत नहीं बचा पाया था। तो वही स्थिति अब होनी है, इनका एक भी कैंडिडेट कहीं धरातल का नहीं। सर ये तब की बात है, लेकिन बदलाव अब चल रहा है। बहरहाल अशोक तंवर जो पहले अध्यक्ष थे, आपके साथी भी रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये भी एक बड़ी चुनौती अब आपके लिए? नहीं, कुछ नहीं, अशोक तंवर के लिए अपना ही विधानसभा नहीं। आपको ध्यान होगा जिस समय वो दिल्ली से चुनाव लड़ना चाहते थे, वो हरियाणा प्रदेश के मतदाता भी नहीं थे, लेकिन पार्टी ने उनको इतना सम्मान दिया कि हरियाणा प्रदेश में पहले मेंबर पार्लियामेंट के लिए टिकट दिया और उसके बाद में उनको प्रदेश की बागडोर भी सौंपी। लेकिन वो अपना क्या उनका वो रहा, वो आप खुद इसको समझ सकती हैं। कांग्रेस को छोड़ करके मझधार में कांग्रेस की पीठ में छड़ा घूमते हुए, धोखा देते हुए वो पहले टीएमसी, अब टीएमसी तो जुम्मे 4 दिन हुए थे और उनको धोखा दे करके आम आदमी पार्टी में आ गए। अब कहाँ जाएंगे ये तो वही जानते हैं, मैं नहीं कह सकता उनके बारे में। जी चलिए, निकाय चुनाव, नगर निगम चुनाव और फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव, कैसी तैयारी अब कांग्रेस की रहने वाली है? तैयारी पूरी है हमारी। जो है नगर निगम के चुनाव हम पार्टी के संबल पर लड़ेंगे जी, और जहाँ तक नगर निकाय का म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल काउंसिल की बात है और जो पंचायतों के जो जिला परिषद हो या पंच सरपंच में ब्लॉक समिति के मेंबर हो, उनके बारे में अभी तक पार्टी ने कभी भी पार्टी संबल पर चुनाव नहीं लड़े जी। तो इसलिए अभी उनके बारे में जब कोई मंथन होगा, हम जो सीनियर जो हमारे नेतागण हैं उनके साथ विचार विमर्श करके उसमें मंथन करके हम इस पर फैसला लेंगे। अभी तक हमारा फैसला नगर निगम का है जो सिंबल पर लड़ाएंगे, और जो म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल काउंसिल है उनके बारे में अभी विचार करेंगे। जी, आपने जब एक टीम बनाई अभी, तो जातीय समीकरण का आपने बहुत अच्छा जो है समीकरण बनाया है और बहुत अच्छी मिसाल भी आपने पेश करने की कोशिश की है। क्या आने वाले चुनावों में भी इसी को ध्यान में रखकर फोकस करके और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे? सभी को साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे और ये जैसा आपने कहा सबको समन्वय के साथ सभी, कांग्रेस पार्टी सभी कोई ये धर्म की राजनीति या जाति की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है, सभी जाति धर्म वर्ग और संप्रदायों की पार्टी है। सबको एकजुट होकर के देश निर्माण के लिए, भारत का निर्माण करने के लिए सबने एक होकर के काम करना है। वही हमारी विचारधारा है, उसी को हम घर घर पहुँचाएंगे और जो इनकी नाकामयाबी है
उनको हम सड़क पर लाएंगे और सड़क से लेकर के विधानसभा और संसद तक लड़ाई लड़ेंगे, इनका चेहरा बेनकाब करेंगे। जो ये कहते थे कि बीजेपी को वोट दोगे तो आपको 35 रुपए लीटर डीजल मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, आज इनके पास में कोई शब्द नहीं है। आज क्या है, डीजल की, पेट्रोल की, सीएनजी की, पीएनजी की, रसोई गैस की, आप खाद्य पदार्थ ले लें, कोई तेल ले लें, आप चीनी ले लें, आप मिर्च मसाले ले लें, सब्जी दाल वगैरह ले लें, सब महंगाई कहाँ पर है। किसी को कोई मकान बनाना हो तो कोई भी जो ईंट रोड़ी, क्रेशर, सीमेंट, लोहा, लक्कड़ पत्थर, जो भी आवश्यकता होती है मकान बनाने के लिए, सबके दाम जो है 1.5 गुना 2 गुने हो गए। इन्हों के भ्रष्टाचार की वजह से नौकरियां जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में नीलाम हुई हैं, इनके अंदर एसपीएससी के ऑफिस के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए लोगों के साथ में इनको पकड़ा गया है। इनके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को पद छोड़ना पड़ा। इनके सारे जो बंदरबाट हुई नौकरियों में 22-23 जो इन्होंने पर्चे किए, वो सारे के सारे पर्चे लीक हुए और उसकी ये एक बहाना करके इन्होंने आउटसोर्सिंग के लिए, जिसमें कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं, दलितों के साथ बड़ा पूरा इन्होंने अत्याचार किया। इन्होंने कहा था कि जो हुड्डा साहब ने एससी कमीशन बनाया, उन्होंने कहा था हम उसको और संवैधानिक अधिकार दे करके उसको मजबूत बनाएंगे। और सबसे पहले विधानसभा में इन्होंने पहली जो शुरू का जो इन्होंने ये मंत्रिमंडल से पास किया प्रस्ताव, तो उसमें एससी कमीशन को इन्होंने भंग करने का काम किया। गरीबों को जो 3,92,000 प्लॉट दिए थे हुड्डा सरकार ने, इन्होंने कहा था जो वंचित रह गए उनको भी देंगे। इन्होंने एक सिंगल आदमी को प्लॉट देने की तो बात छोड़ो, जिनको प्लॉटों के कब्जे नहीं मिले उनको प्लॉटों के कब्जे भी नहीं दिलवाए। हमारे जो एमबीबीएस के दाखिले के लिए गरीब आदमी को, दलितों को 42,000 रुपए साल की फीस थी हुड्डा जी के टाइम में। इनको बड़ी बेशर्मी से, बेदर्दी से 42,000 से बढ़ा करके सीधा 10 लाख रुपए प्रति वर्ष, 5 साल में 50 लाख रुपए। कहाँ से कोई दलित का बेटा, कोई गरीब का बेटा कोई डॉक्टर बन सकता है? इन्होंने सारी हदें जो है पार की है। ये दलित विरोधी पार्टी है, ये किसान विरोधी पार्टी है, गरीब विरोधी पार्टी है। ये तो सिर्फ अदानी और अंबानी के हाथों में खेलने वाली पार्टी है। अदानी से 2008 में समझौता किया था हुड्डा सरकार ने कि 25 साल तक निर्बाध बिजली देंगे। 25 साल तक 2 रुपये 94 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से 1424 मेगावाट प्रतिदिन बिजली देने का कॉन्ट्रैक्ट था। तो क्या कारण है कि पिछले 6 महीने से अदानी ने सप्लाई रोक रखी है और अदानी के खिलाफ ये कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते? इतने डरते क्यों हैं? क्या उससे क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है? इनको बताना चाहिए। जो ये कहते थे कि भाई बिजली हुड्डा जी ने सरप्लस कर दी, हमें जरूरत नहीं थी। हुड्डा जी ने 4 बिजली के कारखाने लगाए थे। झाड़वी में 1320 मेगावाट का लगाया था, खानपुर में 1500 मेगावाट का था, 1200 मेगावाट का खेदड़ में लगाया था, 600 मेगावाट यमुनानगर में लगाया था, पानीपत में 2 यूनिटें चालू की थी, न्यूक्लियर प्लांट भी फतेहाबाद में मंजूर किया था और यहाँ पर अदानी से समझौता किया था। और जो खानपुर का जो 1500 मेगावाट था उसमें 750 मेगावाट दिल्ली का हिस्सा था, 750 मेगावाट हरियाणा का हिस्सा था। खुद खट्टर जी ने कहा कि भाई बिजली की हमें जरूरत नहीं, हमारे पास सरप्लस है, कि 750 मेगावाट दिल्ली को दे दी जाए जो हमारे हरियाणा का हिस्सा है। अब कहते हैं कि बिजली की कमी है जी। आज कहते हैं कि भाई बिजली की कमी है और हम 600 मेगावाट का यमुनानगर में एक और नया प्लांट बनाएंगे। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। उन्होंने अभी तक तो कुछ सौदा है नहीं, कुछ भी किया नहीं कि बनाएंगे। कब बनाएंगे? अभी कोई प्रपोजल नहीं है कोई किसी तरह का। अब घोषणा कर रहे हैं जब ये जाने वाले 2024 में इनका सुपड़ा साफ होना है। बीजेपी सिंगल डिजिट में रहेगी, कांग्रेस 2/3 बहुमत से जीतेगी और 10 के 10 हम लोकसभा सीट जीत कर जाएंगे 2024। तो चलिए ये और बता दीजिए सर, जीतने के लिए कौन से वो खास मुद्दे हैं जिन पर फोकस किया जाएगा? जनता के बीच जाकर आप वोटों की डिमांड करेंगे और आपको लगता है कि वो मुद्दे इतने प्रभावशाली होंगे कि जनता आपको चुन लेगी? जनता के सामने सारे मैंने मुद्दे रखे हैं, इनको सारा बेनकाब किया जाएगा। अंतर बताया जाएगा कि हुड्डा जी के टाइम में किस तरह से जो सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल मिलता था आज सबसे महंगा क्यों मिलता है। हुड्डा जी के टाइम में जो 60,000 करोड़ का कर्जा था इन्होंने 3 लाख करोड़ पर कैसे पहुंचा दिया। हुड्डा जी ने 4 प्लांट लगाए, मेट्रो रेल लेकर के आए, रेलवे लाइन बिछवाई, मेडिकल कॉलेज बनवाए, कितने फ्लाईओवर बनवाए। इन्होंने कोई भी कोई बड़ा काम नहीं किया और प्रदेश को जो कर्जा में घसीट दिया। तो पूरी तरह से ये सरकार विफल सरकार। तो इसलिए हम लोगों के बीच में जाएंगे, इनको बेनकाब करेंगे और हमें पूरा विश्वास है जनता में सुनेगी और हमारी बात पर
यकीन करेंगे और हम सरकार बनाएंगे। बिल्कुल सर, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हमने और भी राज्यों में देखा है, सभी जानते हैं, आपने भी देखा होगा, कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये गुटबाजी क्यों खत्म नहीं हो रही है? आप कह रहे हैं कि नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा ना हो तो इसका फायदा पार्टी को होगा, लेकिन ये जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई कैसे होगी? कोई गुटबाजी हमारे है ही नहीं, अब ना ही कोई नुकसान हो रहा। अब सब कांग्रेस एक है। ये अगर नुकसान नहीं तो सर इतने बदलाव क्यों? कोई आपको फीडबैक कोई वैसा मिला हो, गलत मिला हो, लेकिन अब कोई गुटबाजी नहीं किसी तरह की। अगर कैसा गुटबाजी, मैंने रणदीप का आपने बोला वो मैंने बता दिया आपको, और बताओ गुटबाजी आपको कहाँ कैसा लगी? सिर्फ यही की बात नहीं है, और भी तमाम राज्यों में अगर करें, मैं सिर्फ हरियाणा के बारे में ही, चूंकि आप हालांकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस की स्थिति की अगर बात करें, पंजाब में देखा रिजल्ट सामने है, उसके अलावा भी पार्टी उस मजबूती से आगे नहीं बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश चुनावों की बात कर ले, प्रियंका गांधी वाड्रा ने बहुत कोशिश की, लड़की हूं लड़ सकती हूं, पंजाब में भी उन्होंने चलाया कैंपेन। अब हालांकि हरियाणा की बारी है, तो क्या इस तरह का कोई कैंपेन महिलाओं के लिए खास आप शुरू करेंगे? कुछ ऐसा प्रोडक्टिव आपने तैयार किया है? समय आने दो, सारी चीज आपके सामने आएगी। अभी चुनाव 2 साल दूर है, अभी सारे पत्ते अभी खोल देंगे तो फिर क्या रहेगा? अभी वो बताने का नहीं है। सारा रोड मैप हमारे पास तैयार है, और वहाँ की जो पंजाब के और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, वहाँ पर दोस्ती परिस्थितियाँ थी, और जो भी नेशनल पार्टी है सब में बिल्कुल एक ही विचार की नहीं होती। ये जेडी पार्टी नहीं है कि किसी को कान पकड़ के निकाल दिया जाए। ये लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी बात कह सकते हैं। बीजेपी में भी अपनी बात कह सकते हैं। आप किसी भी प्रदेश को देखो, कहानी उत्तर प्रदेश में नहीं थी क्या? बीजेपी में कितने लोग थे जिनका नहीं बनती थी वहाँ के मुख्यमंत्री जी से। राजस्थान में वसुंधरा जी के ले लो, क्या वहाँ से बनती है? वहाँ पर क्या एक ही गुट है? वहाँ पर गुटबाजी नहीं है क्या? कहाँ पर? मध्य प्रदेश में नहीं है, कर्नाटका में नहीं है, कौन सी जगह नहीं है? सभी पार्टी में जो है ना लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, उनमें सभी उसी को गुटबाजी का रूप दे देते हैं। कोई अपनी बात रखता है तो उसको गुटबाजी का रूप दे देते हैं। ऐसा नहीं है। ये जेडी पार्टी नहीं है कि जिसमें कोई अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है, जैसे इनेलो है, जेजेपी है। यहाँ पर ये जेडी पार्टी है, ये कांग्रेस का बीजेपी जेडी पार्टी नहीं है। और वहाँ क्या हुआ? आम आदमी पार्टी में किसी को बख्शा है इन्होंने? सारे जो बनाने वाले थे सारे एक करके उन्होंने तो अन्ना को भी नहीं बख्शा। प्रशांत भूषण और कुमार विश्वास और क्या बीती है, योगेंद्र यादव के साथ क्या बीती है, किसी को बख्शा है? लेकिन सर फिर भी लोगों के बीच बहुत पार्टी सभी को अपना, फिर भी सर लोगों के बीच बहुत पॉपुलर, और जिस तरह से लगातार आगे बढ़ती जा रही है, तो संकेत ये भी मिल रहे हैं कि कहीं दूसरी मजबूत राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी उभरेगी, तो इसका नुकसान भी कांग्रेस को होगा। नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल 0 पे आउट होगी, 0 पे आउट होगी, कहीं खाता भी नहीं खुलना। सीधी टक्कर यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की रहेंगी। जेजेपी वो पहले ही विश्वास खो चुकी है जनता जी, वो बीजेपी की गोदी में जाकर के बैठी तो वो पहले ही जनता का विश्वास खो चुकी। तो यहाँ सीधी टक्कर कांग्रेस का और बीजेपी का है, और बीच में किसी तरह का कोई नहीं है जी। जिस तरह से कोरोना ने लोगों की हालत खराब की सर, उसके बाद बढ़ती महंगाई का ये जो मुद्दा है, ये इससे भी लोग परेशान हैं। आपके लिए मुद्दा है ये, आप किस तरह से इसका विरोध भी बहुत मजबूती से विरोध होता हुआ इसका नजर नहीं आ रहा है? इनको तो अब WHO की जो रिपोर्ट आई है, इनको चेहरा बेनकाब, इनको जो ना चेहरा छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिली। 10 गुना का फर्क है। इन्होंने जब जो इनके हित में नहीं होती कहते हैं हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते। देखा नहीं कोरोना में किस तरह से क्या हाल हुआ? कहीं भी शमशान में, कहीं कब्रिस्तान में जगह भी नहीं मिली। किस तरह से नदियों में खुलेआम जो ना लाशें बहाई गई, किस तरह की जो हालत परिस्थितियां हुई सभी उसमें। तो ये लोगों को धोखा देने वाली पार्टी है, आंकड़ों को छुपाने वाली पार्टी है। इनको तो चेहरा WHO ने भी इनको बेनकाब किया जी। अब चलते चलते एक संदेश हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे, किस तरह से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और लोगों को कैसे मनाएंगे, प्रदेशवासियों को कैसे आप संबोधित करना चाहते हैं इस वक्त अपने कुछ शब्दों से? लोगों के बीच में जाकर के लोगों को मनाएंगे हम। जो है अभी हमने 1 मई को यहाँ पे की थी रैली फरीदाबाद में, जो अभूतपूर्व रैली थी, और यहाँ पर अब फतेहाबाद में हम 29 तारीख को चल रहे हैं। जो जनता है वो फैसला लेती है। रैलियों के माध्यम से जनता के बीच में आवाज जाएगी, फिर हम
सभी जगह जहाँ धरना प्रदर्शन, जहाँ आवश्यकता होगी, जिस तरह का कोई घेराव करना है, वो सारे हम चीजें अपनाएंगे जो लोकतांत्रिक तरीके हैं। उसके मुताबिक हम इस पार्टी के इस सरकार के खिलाफ जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उनको जनता के बीच में लेके जाएंगे और इनको पूरी तरह से इनको घेर करके इनको बेनकाब करेंगे चेहरे को, और कांग्रेस को सत्ता में लेकर जाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और एमएच1 प्राइम पर हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए। एक बार फिर से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त इतना ही। मुझे